अन्नदाता, अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गिनी फाउल पक्षी को पालकर किसान कमा सकते हैं अच्छी आमदनी। आलू की जीरो टीलेज विधि से बुआई करके कमाएं अच्छा मुनाफा। पिछले कुछ वर्षों में गिनी फाउल पक्षी का पालन तेजी से बढ़ा है। इसे मांस और अंडे के लिए पाला जाता है। इसकी सबसे अच्छी बात यह होती है कि इसको पालने में बहुत ज्यादा लागत नहीं लगानी पड़ती, साथ ही बाजार में इसका अच्छा भाव भी मिल जाता है। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं पशु चिकित्सा महाविद्यालय के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर सुशील प्रसाद से। इसमें जब हम पोल्ट्री की बात करते हैं, पोल्ट्री खास तौर से आम तौर पर लोग पोल्ट्री कहते हैं, मुर्गी के लिए सिर्फ करते हैं, लेकिन पोल्ट्री कहने का तात्पर्य हमारा सिर्फ मुर्गियों से ही संबंधित नहीं है। इसके अंदर में बत्तख भी है, टर्की भी है, गिनिया फाउल जिसको चाइना मुर्गी कहते हैं वो भी है, या तेतरी भी कहा जाता है। गिनी फाउल का पालन कम पूंजी वाले किसान बड़े आराम से कर सकते हैं, लेकिन आसपास अच्छी जगह होनी चाहिए जहां ये पक्षी घूम फिर सके और बाहरी चीजें खा सके। इससे इनके आहार का खर्च भी कम हो जाता है और तेजी से विकास भी होता है, जो खास तौर से उन किसान भाइयों के लिए बहुत ही लाभदायक है जहां पर चरने की व्यवस्था हो। इस पक्षी को अर्ध सघन बिछाली व्यवस्था में पालना सही रहता है। यह बहुत चंचल पक्षी होता है और घूमते रहना पसंद करते हैं, इसलिए इनके आवास में अच्छी जगह होना जरूरी होता है। तो गिनी फाउल आजकल पहले ये कहीं कहीं पर देखने को मिलता था, लेकिन अब इसका पालन भी मुर्गियों की तरह ही किया जा रहा है। तो गिनी फाउल के में अंडा देने की क्षमता भी अधिक है, लेकिन ये मौसमी अंडा देने वाली पक्षी हैं। अप्रैल से जैसे देना शुरू किया सितंबर तक, तो ये इनका अंडा भी थोड़ा नुकीला होता है एक तरफ और चौड़ा होगा दूसरी तरफ। इसके अंडे में कोलेस्ट्रॉल, जो आजकल कहते हैं कि अंडा खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो लेकिन गिनी फाउल एक ऐसा पक्षी है जिसके अंडे में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ही कम है। दूसरी बात है कि मार्केट की जहाँ तक बात है, तो मार्केट में अब जो है इसका मीट भी, इसका आपको खास करके जो लोग खस्सी का मीट पसंद करते हैं, तो उस तरह से ये खस्सी और मुर्गे के मीट के बीच के तरह का आपको इसमें ये इसका मीट होता है, इसलिए इसका डिमांड भी
धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो भी मुर्गी पालक इससे जुड़ना चाहेंगे वो जुड़ सकते हैं। इसका मांस और अंडा रुचिकर होता है और कोलेस्ट्रॉल कम होने के कारण इसकी मांग अच्छी रहती है। ऐसे में आपको मांस या अंडा बेचने में समस्या भी नहीं आएगी। इसके 3 वैरायटी हैं। 3 वैरायटी में एक वैरायटी जो कि आप ज़्यादातर जगहों पर आप देखते होंगे कि चितकबरा टाइप का होता है, जैसे काला है उस पर सफ़ेद बिंदा बिंदा करके होगा, तो ये वैरायटी का नाम है पर्ल। दूसरा होता है एक सफ़ेद गिनी फाउल होता है जिसे हम कहते हैं वाइट, और एक स्लेटी कलर का होता है जिसे हम कहते हैं लेवेंडर। तो ये 3 प्रजातियां इसकी है। इनके रंग के आधार पर ही इनका नाम रखा गया है। और इसका पालन के लिए आप जिस तरह से मुर्गी पालन कर रहे हैं, अगर आप के पास व्यवस्था चलाने की नहीं हो तो आप इसके मुर्गियों की तरह भी पालन कर सकते हैं। लेकिन इसको बिल्कुल बंद करके मत रखिए। इसके साथ इसके घूमने के लिए जगह चाहिए। इसमें इनका बढ़वारी भी अच्छा होता है, अंडा उत्पादन भी ज़्यादा अच्छा होगा। जो मुर्गियों के लिए जो स्टार्टर, ग्रोअर, लेयर, ये 3 फेज का जो दाना है मुर्गी का आहार है, वही आहार आप इसमें भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें बीमारियों का भी प्रकोप कम है कि जो भी अगर इसका मरना होगा, अगर आपने इसका चूजों का प्रबंधन सही कर लिया तो समझिए बड़े होने के बाद इनमें मृत्यु दर बिल्कुल ही कम है। अगर आप 100 पक्षियों से इसकी शुरुआत करना चाहते हैं तो इतने पक्षियों को रखने के लिए लगभग 15 वर्ग मीटर जगह की जरूरत होती है, जिस पर आवास बनाने में 30,000 रुपए खर्च होंगे, जो कि कई सालों तक चलेगा। इस पक्षी को मांस उत्पादन के लिए तैयार होने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। इस दौरान एक पक्षी पर ब्रूडर, चूजे, खाने के बर्तन, आहार, बिजली, दवा और अन्य कार्यों पर लगभग 75 रुपए खर्च होते हैं। इस प्रकार से 100 पक्षियों पर 7,500 रुपए खर्च होते हैं और एक पक्षी लगभग 150 रुपए के हिसाब से बिकता है, जिससे कुल आय 15,000 रुपए तक होती है और लागत घटाकर शुद्ध आय के रूप में 7,500 रुपए 1 लाट से मिलता है और एक साल में लगभग 3 लाट आसानी से निकलता है, जिससे साल की शुद्ध आमदनी 100 पक्षियों से 22,500 रुपए होती है। इसके अलावा आप चाहे तो इनसे अंडा उत्पादन ले सकते हैं। 7 से 8 महीने के बाद अंडे का उत्पादन होने लगता है और एक साल में लगभग 100 अंडों का उत्पादन होता है और एक मादा 3 साल तक अंडे देती है, जो कि अपने जीवन काल में लगभग 250 से अधिक अंडे देती है। इससे भी मुनाफा ले सकते हैं और इसके अलावा इनसे हैचिंग कराकर चूजों का खुद पालन कर सकते हैं और इन्हें बेचकर मुनाफा भी कमा सकते हैं। ये देखिए, इसके लिए अगर इन्हें चूजों की प्राप्ति के लिए गिनी फॉल का फार्म और कहीं पे तो इस तरह का फार्म है नहीं। आपको इज्जत नगर बरेली में केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र है, वहाँ पर आपको संपर्क स्थापित करेंगे तो गिनी फॉल का चूजा या अंडा वहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। झारखंड में अगर आप नया स्थापित करना चाहते हैं तो आप रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय से संपर्क स्थापित कर सकते हैं और वहाँ से प्राप्त करके अगर आप उसे हैचिंग कराना चाहते हैं तो कहीं भी आप हैचिंग करा सकते हैं। ये इनका चूजों का हैचिंग 28 दिन में होता है और या चूजे लाना चाहते हैं तो वहाँ से आपको चूजा या अंडा दोनों ही उपलब्ध हो जाएगा। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। बदलते वक्त के साथ ही खेती किसानी के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी बदलाव कर रहे हैं।
नई तकनीकों के इस्तेमाल से जहां फसलों की पैदावार अधिक हुई है, वहीं लागत में भी कमी आ रही है। इसी क्रम में एक है जीरो टिलेज तकनीक, यानी खेत की जुताई किए बिना ही फसलों को उगाया जाना। गेहूं की पैदावार के लिए पहले से इसका इस्तेमाल कई क्षेत्रों में किया जा रहा है, लेकिन अब आप इस विधि से आलू की खेती कर सकते हैं, जिसके बारे में जानकारी के लिए आइए मिलते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुरेश कुमार से। जैसे कि आलू लगाने की विधियां हैं वो पहले से काफ़ी ईजाद हो रही है। लगभग किसान जिस तरीके से लगाता है उसी तरह की विधियां ईजाद हो रही है। थोड़ा सा उसमें अंतर ये है कि जो नई विधियां हैं वो मशीनरी पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तकनीकी है वो बेड बनाने वाली मशीनें, लेकिन जो हाल ही में हमने जो तकनीक ईजाद की है उसका नाम है जीरो टिलेज पोटैटो। यानी इस विधि में किसान को कोई टिलेज नहीं करना पड़ता है, किसान भाई को किसी तरह की कोई ज़्यादा लेबर का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। जीरो तकनीक जो है वो हाल ही में पहले देखा जाए तो पूरे देश में है वो गेहूं एवं धान में उपयोग की जाती है, लेकिन हमने यहाँ के किसानों की डिमांड के बेसिस पर किसान यहाँ पर यह कहा करते हैं कि हम जब सब्जियाँ लगाते हैं, सब्जी में मुख्यतः आलू जब लगाते हैं तो किसान भाइयों के सामने यहाँ समस्या ये रहती है कि खेत को साफ कैसे किया जाए, क्योंकि आलू लगाने का जो समय है वो अक्टूबर नवंबर का होता है और उसी समय धान की कटाई होती है। तो धान की कटाई के बाद में किसान को आलू का खेत लगाने के लिए धान के खेत को साफ करना पड़ता है, यानी पराल को उठाना पड़ता है। तो क्या किसान पराल को जलाता था, तो किसान कहता था कि हम गेहूं की बिजाई तो हैप्पी सीडर या कोई दूसरी मशीनों से कर सकते हैं, लेकिन जब आलू लगाएं तो हम कैसे लगाएं। तो हमने उनके ध्यान में रखते हुए हमने एक तकनीक ईजाद की है, जीरो टिलेज तकनीकी। किसान भाइयों, अभी तक आपने गेहूं की जीरो टिलेज से बुवाई के बारे में काफी सुना, लेकिन अब खरीफ धान के बाद आलू के उत्पादन में जीरो टिलेज विधि का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके काफी अच्छे परिणाम भी सामने आए हैं। तो किस तरह से करते हैं जीरो टिलेज विधि से आलू की बुवाई, आइए जानते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जो ही धान की कटाई हुई उसके बाद में आलू के जो बीज है, जो कंद है, उनको हम बिना जुताई किए खाली खेत होते ही लाइनों में रख देते हैं। लाइनों में रखने के बाद में हम जो पुराड़ होता है धान का, उस पुराड़ से उन जो कंदों को है वो ढक देते हैं और उसके बाद में हम उस पर हल्की सिंचाइयाँ हैं आवश्यकता अनुसार वो करते रहते हैं। तो इससे लगभग जो किस्मों पर डिपेंड करता है कि जिसकी कितने लंबी किस्म यदि की अवधि वाली है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है, लेकिन मध्यम जो किस्में हैं वो लगभग 80 से 85 दिन में तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, जीरो टिलेज जिसे जुताई रहित खेती कहा जाता है, इस विधि से आलू की खेती करने पर किसानों को कई तरह के फायदे मिलते हैं, जिसके बारे में आइए विस्तार से जानते हैं। इस विधि में है वो कम समय भी लगता है। तो इस विधि जो ये विधि है ये किसानों को समय से आलू की है हम कह सकते हैं कि बिजाई और प्लांटिंग कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें पौधे की इतनी अच्छी वृद्धि होती है कि इसके जो साइज है, जो ट्यूबर है, वो इतने ज़्यादा बनते हैं और बड़ी मात्रा में उसकी साइज काफ़ी बड़ी होती है। तो किसानों की उपज है इस विधि से 15 से 20% ज़्यादा होती है एवं लागत है वो लगभग 30 से 40% तक कम होती है। किसान भाइयों को मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि आधुनिक युग के दौर पर यदि किसान भाई नई आधुनिक तकनीकियों को अपनाते हैं, जैसे आलू की जीरो टिलेज तकनीक है, यदि ऐसी विधियों को अपनाते हैं तो किसान भाई लागत को काफ़ी कम करके आमदनी को इतना बढ़ा सकते हैं कि उसको 2 गुने से जाकर 3 गुने तक किसान भाई कर सकते हैं। किसान फसलों से चाहे कितनी भी अच्छी उपज क्यों ना प्राप्त कर ले, अगर उन्हें इस उपज का अच्छा दाम ना मिले तो सब व्यर्थ है। और इसका मुख्य कारण उपज की गुणवत्ता अच्छा नहीं होना और साथ ही सही बाजार व्यवस्था नहीं मिलना है। तो किसानों, इस समस्या का निवारण कैसे हो सकता है, चलिए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर SK शर्मा से।
राम राम किसान भाइयों, जैसा कि आप सबको विदित है, आप लोग अब इस समय फसलों को इकट्ठा करके और भंडारण कर रहे हैं या मंडी लेकर के जा रहे हैं। अक्सर देखने में आता है कि किसान भाई कड़ी मेहनत करके फसलें उगाते हैं, पर जब समय आता है फसल उत्पाद को बेचने का तो जल्दबाजी कर देते हैं, जिसके कारण उनको उत्पाद का मंडी में अच्छा मूल्य नहीं मिल पाता। यदि किसान थोड़ा सा जागरूक रहें और फसल उत्पाद की ग्रेडिंग करके सही समय पर मंडी में ले जाएं, तो अधिक लाभ ले सकते हैं। अब देखिए, मंडी में जहाँ लेकर के हम जाते हैं, कोई भी फसल हो, चाहे आपकी गेहूं हो, जौ, चना, सरसों हो या फिर आपके सब्जियां हैं, मंडी में उसी फसल की कीमत ज़्यादा अच्छी मिलती है जो ज़्यादा अच्छी दिखाई देती है। और ज़्यादा अच्छी दिखाई कब देती है? जब हम उसकी ग्रेडिंग परफेक्ट तरीके से करते हैं। किसी भी चीज़ को अगर अच्छे तरीके से छटाई करके और अच्छी चीज़ को अगर हम इकट्ठी करके लेके जाएंगे, ताकि आपको पैसे ज़्यादा मिल सके। ग्रेडिंग। किसान भाइयों, आपको अनाज और सब्जियों का बाजार में अच्छा मूल्य मिले, इसके लिए कृषि उत्पाद का श्रेणीकरण अवश्य करें। श्रेणीकरण में पहले कटे, फटे, टूटे दानों और सब्जियों एवं कंकड़ पत्थर इत्यादि को निकाल दें। इसके बाद दानों, सब्जियों की सफाई करें, फिर ग्रेडिंग करना शुरू करें, जिसमें कृषि उत्पाद के आकार प्रकार के आधार पर बड़े दानों, सब्जियों को प्रथम श्रेणी में रखें, मध्यम आकार के दानों, सब्जियों को दूसरी श्रेणी में रखें और छोटे आकार को तीसरी श्रेणी में रखते हुए ग्रेडिंग करें। मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा कि ग्रेडिंग की वजह से एक तो मार्केटिंग में सुविधा होती है, क्योंकि आजकल आम उपभोक्ता जो है वो पूरी तरह जागरूक है। उसे हर चीज़ की ग्रेड का पता है, स्टैंडर्ड का पता है, कितने स्टैंडर्ड्स के हैं, तो उसी के हिसाब से वो पैसा देता है। तो एक तो आपको उससे मार्केटिंग की एक सुविधा अच्छी मिल जाती है, आपको आसानी से आपका माल बिक जाएगा और आपको पैसा अच्छा मिल जाएगा। ग्रेडिंग उत्पाद के लिए बाजार का विस्तार भी करता है। अगर ग्रेडिंग है और बाजार नहीं भी है लेकिन अच्छी चीज़ की क्वालिटी है, तो आदमी तुरंत वहाँ जाएगा कि हाँ यार, इसके पास माल अच्छा मिल रहा है। यानी एक तरीके से बाजार को बढ़ाने का भी काम आप एक अच्छी ग्रेडिंग करके कर सकते हैं। साथ ही साथ ग्रेडिंग जो है विज्ञापन, भंडारण, घाटे और व्यक्तिगत निरीक्षण आदि की लागत को भी कम करता है, क्योंकि आप अगर रोक करके रखोगे, स्टोरेज रखोगे, आपको उसे 4-6 महीने संभाल के रखना पड़ेगा। उसका खर्चा जो आएगा, बिजली भी है और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेबर भी उसमें लगती है, तो वो सारी चीज़ें भी आपकी कम होगी अगर प्रॉपर ग्रेडिंग करके और हम मार्केट में तुरंत उस चीज़ को भिजवा देते हैं। तो अगर आप ग्रेडिंग करके इसकी भंडारण कर रहे हैं, स्टोरेज कर रहे हैं, तो भी निश्चित रूप से आपकी चीज़ की क्वालिटी इंप्रूव होगी और आगे भविष्य में आपको 2 पैसे उससे ज़्यादा मिल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी प्रकार का अनाज है, सब्जी है, आप उसकी ग्रेडिंग अलग अलग 3 स्तरों में हम ग्रेडिंग कर सकते हैं। एक एकदम परफेक्ट जो है मार्केटिंग के हिसाब से, उसको अलग छांट लीजिए। एक थोड़ा हल्का जिसके अंदर कुछ कमियां रह जाती हैं, अगर विशेषकर हम सब्जियों की बात करें तो हल्के हल्के दाग वाले जैसे टमाटर है या मिर्च है, तो उनको एक अलग मंडी के हिसाब से कि भाई ठीक है ये माल इतना हमारा है तो उसकी थोड़ी रेट, लेकिन अगर हमने मिक्स कर दिया तो सारे के सारे माल की कीमत एक जैसी लगेगी। वहीं आपने अलग अलग कर दिया तो जो सबसे बेस्ट क्वालिटी है उसका आपको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, जो थोड़ी कम है उसका थोड़ा कम मिलेगा, और जो ख़राब वाली क्वालिटी है उसका भी कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो मार्केट जाने से पहले निश्चित रूप से अपने उत्पादन का ग्रेडिंग करें और ग्रेडिंग करके ही मंडी तक आप पहुंचे, ताकि आपको पैसे ज़्यादा मिल सके। कृषि उत्पाद जैसे अनाज, सब्जियां या फल को मंडी या बाजार तक सुरक्षित ले जाने के लिए अच्छे ढंग से पैकिंग करना चाहिए, ताकि अनाज, सब्जियां, फल परिवहन के दौरान खराब ना हो और उनकी गुणवत्ता बनी रहे। किसान भाई, अपने उत्पाद को बाजार में ले जाने से पहले मंडी भाव की जानकारी अवश्य लें। इसके बाद विक्रय के लिए अपने कृषि उत्पाद ले जाएं। यदि बाजार में अनाज, सब्जियां या फल की आवक एक समय अधिक हो तो ऐसी दशा में कुछ दिनों के लिए उत्पाद को भंडारण करें और जब उचित मूल्य मिले तब मंडी या बाजार में बेचने के लिए ले जाएं। ऐसा करने से किसान को उनके उत्पाद का अच्छा मूल्य मिलेगा और समृद्ध होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको कि आपको ध्यान में रखते हुए ही अपने माल को मार्केट में या मंडी में बेचना चाहिए। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, बिहार के द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है कि वर्तमान मौसम की स्थिति और इस सप्ताह में तापमान के बढ़ते रुझान को ध्यान में रखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए अपनी मूंग की फसल की सिंचाई करें, जो कि वानस्पतिक अवस्था में है। अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खड़ी फसलों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। आगामी 5 दिनों में शुष्क मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे गेहूं की परिपक्व फसल की कटाई करें और अनाज की थ्रेसिंग और धूप में सुखाने के बाद इसे सुरक्षित स्थानों पर भंडारित करें। बैगन की फसल में तना एवं फल छेदक कीट की निरंतर निगरानी करें। प्रकोप दिखाई देने पर सर्वप्रथम कीट से क्षतिग्रस्त तना एवं फलों की तुड़ाई कर नष्ट कर दें एवं उसके बाद स्पिनोसेट मिली प्रति 4 लीटर पानी की दर से घोलकर आसमान साफ रहने पर छिड़काव करें। किसान भाइयों, आम के पेड़ में मिलीबग दहिया कीट की निगरानी करें। यह कीट छिपके गोल आकार के पंखहीन तथा शरीर पर सफेद दही के रंग का पाउडर चिपका रहता है। यह आम के पेड़ में मुलायम डालों और मंजर वाले भागों में बहुतों की संख्या में चिपका हुआ देखा जा सकता है। इस कीट से रोकथाम हेतु डाइमेथोएट मिली प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर पेड़ पर समान रूप से आसमान साफ रहने पर छिड़काव करें। आने वाले दिनों में बढ़ते तापमान को देखते हुए किसानों को अपने पशुओं की उचित देखभाल करने की सलाह दी जाती है। गर्मी के तनाव की स्थिति से बचने और पशु को स्वस्थ रखने के लिए पशुओं को भरपूर स्वच्छ पेयजल और प्रतिदिन 50 से 100 ग्राम खनिज मिश्रण प्रदान किया जाना चाहिए। वहीं दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच पशुओं को चरने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बटपार जिला जमुई के सहदेव सिंह ने। आपने जर्सी गाय के पालन पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। भारतीय संस्कृति में गाय का बहुत ही ऊंचा स्थान है। प्राचीन काल से ही ये भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। आजकल भारत में विदेशी गाय बहुत ही लोकप्रिय हो रही हैं। वैसे तो भारत में कई नस्ल की गायें देखने को मिलती हैं और इन्हीं नस्लों में जर्सी गाय भी एक है। दुनिया में सर्वाधिक दूध देने वाली गायों में HF गाय के बाद ये गाय दूसरे नंबर पर है। जर्सी गाय वैसे तो ठंडे इलाकों में ज्यादा पाई जाती है, लेकिन ये अपने आप को मौसम के अनुसार ढाल लेती है, जिसकी वजह से ये गर्म वातावरण के लिए भी अनुकूल बन जाती है और ठंडे वातावरण के लिए भी। जर्सी गाय काले और भूरे रंग के मिश्रण में पाई जाती है। इसका माथा चौड़ा और आंखें बड़ी होती हैं। इसकी औसत ऊंचाई 46 इंच यानी 4 से 5 फीट होती है। ये गाय अन्य गायों की तुलना में थोड़ी छोटी होती है। जर्सी गाय के रखरखाव में और गायों की तुलना में कम खर्च और समय लगता है। अन्य नस्लों की गायों की तुलना में इन गायों का स्वास्थ्य ज्यादा बेहतर रहता है। इसके अलावा ये गाय अन्य गायों की तुलना में दूध का उत्पादन भी बहुत जल्दी करने लगती है। ये गाय सामान्यतः प्रतिदिन 20 से 25 लीटर दूध देती हैं और अन्य गायों की तुलना में बहुत अधिक है। अपनी अनेक खूबियों और किसानों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद होने के कारण ये गाय आजकल डेयरी किसानों की पहली पसंद बनी हुई है।
एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।